Hello everyone. Today we shall discuss strategy to prepare board exam. साथियों, आज का वीडियो है कि हम अपने बोर्ड की प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि बोर्ड हमारा अब नज़दीक आ रहा है। आज 25 दिसंबर है और आपका बोर्ड एग्ज़ाम 21 फरवरी से है, तो ऑलमोस्ट आपके पास में 2 मंथ्स हैं, लेस देन 2 मंथ्स, 2 महीने से भी कम समय बचा है। यानी कि लगभग अगर 2 मंथ्स को हम 60 डेज़ में कन्वर्ट कर दें, हालांकि इतना नहीं है, 4 डेज़ और कम हो गए हैं, यानी कि 56 डेज़ आपके एग्ज़ाम में हैं, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में हैं। तो इन 56 डेज़ में किस तरह से आपको तैयारी करना है, कैसे आप तैयारी करें, इसी पॉइंट पर हम लोग बातचीत करेंगे। अगर आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहोगे तो यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। और साथ ही साथ कम समय में कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें, इस पॉइंट पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। कम समय में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें, इस पॉइंट पर भी हम लोग बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि हमें किन किन बातों पर ध्यान रखना है और 56 डेज़ में हमें कैसे, किस तरह से हम प्रिपरेशन करें। ये वीडियो बनाने के लिए एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन की ज़रूरत होती है, जो आपको गाइड कर पाए, जो आपको ये बता पाए कि किस तरह से आपको तैयारी करना है। तो मैं पिछले 14 सालों से टीचिंग फील्ड में जुड़ा हुआ हूँ। पिछले 14 सालों से हमारे कोचिंग के बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर रहे हैं। लास्ट ईयर मेरी कोचिंग से इंग्लिश में 99 मार्क्स आए हुए थे। कई सारे स्टूडेंट्स के 96, 97, 98 मार्क्स तक भी आए हुए हैं, लेकिन जो हाईएस्ट स्कोर था क्लास 10th से वो था 99 और क्लास 12th से जो हाईएस्ट स्कोर था 98। तो इन स्टूडेंट्स ने कैसे प्रिपरेशन किया था, कैसे कॉपी लिखा था, इन्हीं से बात करने पर पता चला है। साथ ही इनको प्रिपेयर मैं ही कराता हूँ। उसी एक्सपीरियंस के बेस पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे तैयारी करें कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आएँ। ये ध्यान रखना कि हमारे पास में अब बचे कितने हैं, 56 डेज़। और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट, 12th के स्टूडेंट्स तो बोर्ड को फेस कर चुके होते हैं, तो उन्हें ज़्यादा हेजिटेशन नहीं होता है। लेकिन जो 10th के स्टूडेंट्स होते हैं वो बोर्ड के लिए एकदम न्यू होते हैं, तो उनके अंदर कुछ ज़्यादा ही हेजिटेशन रहता है, वो बोर्ड को लेकर के कुछ ज़्यादा ही नर्वस रहते हैं। ऑन एन एवरेज हमें 6 सब्जेक्ट्स पढ़ना होता है, और अगर आप 56 को 6 से डिवाइड करिए तो लगभग आपके पास में 10 डेज़ नहीं बचते हैं, यानी आपके पास में 9.6 डेज़ फॉर पर सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए आपके पास में 9.6 डेज़ या आप 9 डेज़ मान सकते हैं, क्योंकि आपको हाई स्कूल में 6 सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम देना है। यानी आज से आपके पास में पर सब्जेक्ट के लिए कितने दिन बचते हैं, केवल 9 डेज़ बचते हैं। तो इतने कम समय में हम कैसे अपनी प्रिपरेशन को कैरी ऑन करें कि हम एक बेहतर रिजल्ट तक पहुँचें। तो आइए बात करते हैं। मैं आपको एक एक सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप अपने आप को प्रिपेयर करें। टाइम माइंड रखिएगा कि हमारे पास में केवल कितने डेज़ हैं, हमारे पास में केवल अब 56 डेज़ हैं फॉर 6 सब्जेक्ट्स। एक एक सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात, अब आपको हार्ड वर्क की नहीं, अब आपको स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है। अब आपको चाहिए स्मार्ट स्टडी। पॉइंट नंबर 1, अब आपको स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा, हार्ड वर्क नहीं, क्योंकि हार्ड वर्क करने का टाइम आपके पास में नहीं है। और स्मार्ट स्टडी का मतलब होता है कि हम कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ें कि जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो। तो स्मार्ट स्टडी में अगर आइए सबसे पहले इंग्लिश से ही स्टार्ट करते हैं। फॉर इंग्लिश में देखिए, टोटल हमारे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बोर्ड में होते हैं वो 30 क्वेश्चंस होते हैं। 30 क्वेश्चंस इन 2 पार्ट। इंग्लिश के पेपर में आपको 2 पार्ट मिलेगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए विल कंसिस्ट 20 questions
20 objective questions, whereas part will consist descriptive question, 10 descriptive question, 10 descriptive question, और ये 20 क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव या MCQ रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसे आपको OMR पे फिल करना पड़ता है। और पार्ट बी में 10 क्वेश्चंस हमारे होते हैं जो कि डिस्क्रिप्टिव होते हैं, इंक्लूडिंग ग्रामर, इसमें ग्रामर भी इसी में होता है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में क्या क्या है, पार्ट 1 के 20 MCQ में क्या क्या रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या क्या रहेगा, आइए इसको देखते हैं। 2 पार्ट हैं, इंग्लिश के पेपर में आपको 2 पार्ट मिलेगा, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में टोटल 20 MCQ रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और पार्ट बी में 10 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होगा, और इसी में आपका ग्रामर यानी कि नरेशन, वॉइस, रीऑर्डरिंग, पंक्चुएशन, प्रीपोजिशन, वर्ब का फॉर्म, ये सब इसी में रहेगा। ये देखते हैं क्या क्या रहेगा। सबसे पहले पार्ट ए को देखते हैं। अब कैसे हम पढ़ें, क्या पढ़ें कि हम अच्छे से अच्छा नंबर सिक्योर कर पाएँ। पार्ट ए में आपको 2 पैसेजेस मिलेंगे, 2 पैसेजेस होंगे, जिसमें 1 अनसीन पैसेज होगा, 1 अनसीन पैसेज होगा और 1 सीन पैसेज होगा। 1 अनसीन पैसेज रहता है और 1 सीन पैसेज रहता है। अनसीन पैसेज मतलब ये पैसेज आपके लिए एकदम नया होगा, कहाँ से आएगा, क्या पूछेगा, उसके बारे में किसी को कोई जानकारी होती नहीं है। ये पैसेज अनसीन का मतलब ही है कि ऐसा पैसेज जिसको आपने अब तक देखा न हो। तो अनसीन पैसेज और दूसरा है सीन पैसेज। सीन पैसेज ये आपके टेक्स्ट बुक से रहेगा। आपने अपने NCERT में जो भी प्रोज पोइट्री या सप्लीमेंट्री, पोइट्री तो नहीं, प्रोज और सप्लीमेंट्री से जो भी आप स्टोरी पढ़े होंगे, उस स्टोरी का एक सीन पैसेज आ जाता है और उससे कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो ये तो काफ़ी इजी होता है क्योंकि ये हम टेक्स्ट बुक में पढ़े होते हैं, तो हमें इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। एक बार हमारे टीचर के द्वारा हमें ये एक्सप्लेन किया गया होता है, तो जैसे ही पैसेज को हम देखते हैं हम उसे आसानी से पढ़ करके समझ जाते हैं और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम आसानी से रिप्लाई कर पाते हैं। जबकि अनसीन पैसेज इतना आसान नहीं होता है। अनसीन पैसेज को आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अपने से पढ़ना होगा, अपने से समझना होगा, और फिर उससे जो भी क्वेश्चंस होंगे उसका आपको जवाब देना पड़ेगा। तो इन दोनों पैसेजेस से और कुछ और 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिला करके ग्रामर से पूछ सकता है, या इन्हीं पैसेजेस से सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछ सकता है, या कुछ मिस स्पेल्ड या करेक्ट स्पेल्ड के वर्ड्स पूछ लिए जाते हैं। तो टोटल इन दोनों से 20 क्वेश्चंस बन जाते हैं। ये किस में रहता है, पार्ट ए में रहता है। उसके बाद जब हम पार्ट बी में आते हैं तो पार्ट बी में हमें किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ता है। पार्ट बी में फिर से आपका एक अनसीन पैसेज होता है, फिर एक अनसीन पैसेज होगा और फिर उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए होंगे। पैसेज को पढ़ोगे फिर उससे आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओवरऑल इंग्लिश के पेपर में 3 पैसेजेस यू विल हैव टू फेस, 3 पैसेज का आपको सामना करना पड़ेगा। और अनसीन पैसेज के बाद में फिर जो होता है आपका वो राइटिंग स्किल में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। पहला रहता है पर्सनल लेटर लिखने के लिए। पर्सनल लेटर मतलब ये 4 मार्क्स का होता है। पर्सनल लेटर मतलब वो लेटर जो हम अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं उसको बोला जाता है पर्सनल लेटर। जो भी ब्लड रिलेशंस को लेटर लिखा जाएगा वो होगा पर्सनल लेटर। इसका सब्स्टिट्यूट रहता है और ऑफिशियल लेटर, जिसे एप्लीकेशन भी कहा जाता है। तो चाहे आप पर्सनल लेटर को लिखो, ऑफिशियल लेटर को लिखिए, ये एप्लीकेशन दोनों एक ही चीज़ हैं।
दोनों में से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना पड़ता है। दोनों का मेथड बहुत इजी होता है। पर्सनल लेटर तो कैसे लिखा जाता है, इसका एक वीडियो भी मैंने अपलोड किया है मेरे यूट्यूब चैनल शुक्ला क्लासेस ऑफिशियल पर, तो उसे देख करके आप पर्सनल लेटर का फॉर्मेट अच्छे से समझ सकते हो। याद रखना बेटा, लेटर्स लर्न नहीं किए जाते हैं, हमें इन्हें मगअप करने की ज़रूरत नहीं है कि आप 2, 4, 6 लेटर्स को मगअप करिए। मगअप मतलब होता है रटना, और फिर उसमें से कोई एक आ जाए आप एग्जाम में लिखिए। मगअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप इसके फॉर्मेट को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आप आसानी से उसे लिख लेंगे। और ऑफिशियल लेटर या एप्लीकेशन, इन दोनों के फॉर्मेट में बहुत मामूली सा अंतर होता है। अगर एक का फॉर्मेट समझ में आ जाएगा तो दूसरे का हम आसानी से समझ सकते हैं। राइटिंग स्किल का दूसरा क्वेश्चन होता है रिपोर्ट राइटिंग, या रिपोर्ट राइटिंग की जगह पर आपको रिपोर्ट राइटिंग नहीं लिखना है तो आप आर्टिकल लिख सकते हो। आर्टिकल, या इसी को एसे भी कहते हैं। एसे लिखना ज़्यादा इजी है रिपोर्ट राइटिंग के कंपैरिजन में। वैसे रिपोर्ट राइटिंग भी इजी ही होता है, आर्टिकल या एसे भी लिखना काफ़ी इजी है, लेकिन एसे में या आर्टिकल में हमें कुछ हिंट्स मिल जाते हैं और हमें उन हिंट्स के अकॉर्डिंग लिखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई आ गया आर्टिकल लिखने के लिए, आ गया योर फेवरेट बुक, तो योर फेवरेट बुक पे फिर क्या होता है, इसमें कुछ हिंट्स दिए रहेंगे, जैसे नेम हो गया, कुछ हिंट्स दे दिए जाएंगे, नेम, रीजन्स ऑफ लाइकिंग, पब्लिक इम्प्रेशन, फोर्थ पॉइंट दे देगा कंक्लूजन। तो अब ये चूँकि हमें योर फेवरेट बुक, ये कुछ हेडिंग्स में ही हमें लिखना है, उसका नेम बता देना है, रीजन ऑफ लाइकिंग, क्यों आप उसे पसंद करते हो उस चीज़ को मेंशन आपने कर दिया, पब्लिक इम्प्रेशन, जनता में, पब्लिक में इस बुक का क्या इम्प्रेशन है, और कंक्लूजन, इस बुक को पढ़ने पर कंक्लूजन क्या मिलता है। इसी के अंदर आपको सोचना है, इतने ही हेडिंग्स के अंदर आपको सोचना है और सोच करके आपको लिख देना है। इसीलिए मैंने कहा कि रिपोर्ट राइटिंग के कंपैरिजन में आर्टिकल लिखना ज़्यादा इजी होता है। तो ये था आपका राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल में यू विल हैव टू अटेम्प्ट 2 क्वेश्चंस, either personal letter or official letter, and second question you will have to attempt report writing or article writing. पर्सनल लेटर पे एक वीडियो बनाया गया है, तो रिपोर्ट राइटिंग और एसे राइटिंग पर भी एक वीडियो मेरे द्वारा अपलोड कर दिया जाएगा, जिसे देख करके आप आसानी से सीख जाएंगे कि कैसे आपको राइटिंग स्किल करना है। और राइटिंग स्किल के बाद फिर जो अगला क्वेश्चन आता है वो ग्रामर से होता है। जैसे ग्रामर में नरेशन के क्वेश्चन हो गए, नरेशन के क्वेश्चन हो गए, सब 2-2 मार्क्स के होते हैं। वॉइस हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, पंक्चुएशन हो गया, पंक्चुएशन हो गया, और रीऑर्डरिंग हो गया, रीऑर्डरिंग हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, ट्रांसलेशन हो गया। ट्रांसलेशन पहले तो ये 5 मार्क्स का आया करता था, अब इसको 3 मार्क्स का कर दिया गया है। ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन कोई बहुत बड़े और टफ सेंटेंसेस नहीं आते हैं। सिंपल टेंस के ट्रांसलेशन, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ट्रांसलेशन 3-4 लाइन की स्टोरी होती है, जिसे अगर आप थोड़े से भी ओपन माइंडेड हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि ट्रांसलेशन के जो पैसेजेस होते हैं वो या तो ज़्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में या प्रेजेंट सिंपल टेंस में होते हैं। तो इतना तो हम लोग हाई स्कूल तक पढ़ ही चुके होते हैं। और मान बाई द वे अगर हमने नहीं पढ़ा है तो मैं ही एवरीडे लाइव क्लासेस पढ़ा रहा हूँ, और अभी मैं ट्रांसलेशन की ही शुरुआत किया है, तो उस लाइव क्लास से जुड़ करके आप अपना ट्रांसलेशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ये हो गया ट्रांसलेशन। और इस तरह से आपका कंप्लीट सिलेबस हुआ इंग्लिश का, क्या क्या आपको पढ़ना है, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। अगर इतनी चीज़ों को आप पढ़ लें, अच्छे से तैयार कर लें, तो इंग्लिश में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। क्योंकि रिटन केवल इसमें 70 मार्क्स का होता है, 30 मार्क्स आपका स्कूल आपको अलॉट करता है, 70 का आपका क्वेश्चन पेपर, 30 आपको स्कूल देता है, तो टोटल 100 मार्क्स। और जनरली स्कूल, अगर आप स्कूल में आपका कंडक्ट अच्छा है, आप रेगुलर गए हुए हो, आपने वहाँ पे ठीक ठाक परफॉर्म कर रखा है अपने एग्ज़ाम्स में, हाफ ईयरली में,
या यूनिट टेस्ट वगैरह में, तो 30 मार्क्स आपको इजीली मिल ही जाते हैं। अब रही बात 70 मार्क्स की, तो 70 मार्क्स में इतने सारे क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको पीछे बताया उसी के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन पेपर होता है। उन सारी चीज़ों को आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो डेफिनेटली आप ये 70 में से भी अच्छा स्कोर करोगे। और मान लीजिए कि आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया है लेकिन आपको अच्छे मार्क्स गेन करना है, तब हम क्या करें? मान लीजिए कि पूरे साल भर हमने कायदे से पढ़ाई नहीं किया है, तो अब हम करें क्या कि हमारा मार्क्स गेन हो जाए? देखिए बेटा, मार्केट में आता है अनसॉल्व्ड पेपर, अनसॉल्व्ड पेपर, अनसॉल्व्ड पेपर मार्केट में कई सारे पब्लिकेशंस के अवेलेबल हैं, जैसे राजीव का है, एक्सीलेंट का है, विद्या क्वेश्चन बैंक का है, तो कईयों के अनसॉल्व्ड पेपर्स अवेलेबल हैं। आप अपने मन से चाहे जो खरीद लीजिए, किसी भी अनसॉल्व्ड पेपर को आप खरीद लीजिए। जैसे सबसे इजीली राजीव पब्लिकेशन का अनसॉल्व्ड पेपर बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। आप इसको मार्केट से परचेस करें और परचेस करने के बाद में आप प्रीवियस ईयर के 10 पेपर्स सॉल्व कर लीजिए। प्रीवियस ईयर के 10 पेपर्स यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हुए? 10 पेपर्स, और मैंने अभी आपको कहा पर पेपर में 30 क्वेश्चंस होते हैं, यानी टोटल आपको 300 क्वेश्चंस सॉल्व करना है। 300 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। अगर आप इन 300 क्वेश्चंस को अच्छी तरह से सॉल्व कर लो, बहुत अच्छी तरह से, तो डेफिनेटली इसी 300 क्वेश्चंस में से 30 क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में मिलेंगे। अगर आपने पूरे साल भर अच्छे से नहीं पढ़ा है तो दिस इज़ द शॉर्टकट मेथड। ये शॉर्टकट मेथड है इंग्लिश में अच्छे स्कोर्स गेन करने के लिए। 300 क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर लेते हो 10 मॉडल पेपर से, तो डेफिनेटली आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे। ये मेरा पिछले 14 साल का एक्सपीरियंस बोल रहा है। मैंने पिछले 14 साल के दौरान इन चीज़ों को देखा है कि मॉडल पेपर या अनसॉल्व्ड पेपर में पिछले 10 ईयर्स के जो क्वेश्चंस रहते हैं वही ज़्यादातर एग्जाम में रिपीट होते हैं। यानी कि अब इसी 300 क्वेश्चंस में, जैसे मान लीजिए आपने ट्रांसलेशन अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो 10 मॉडल पेपर्स यानी कि 10 स्टोरीज, ट्रांसलेशन के 10 स्टोरीज। अब 10 स्टोरी को आपने ट्रांसलेट कर लिया तो उसमें से कोई एक आ जाएगा। नरेशन के 10 सेंटेंसेस आपने कर लिया तो कोई एक आ जाएगा। हाँ, ये बातें अनसीन पैसेज के लिए लागू नहीं होती हैं। अनसीन पैसेज कब कहाँ से कौन सा आ जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है, लेकिन बाकी की चीज़ों में ये बात अप्लाई होती है। मैंने कहा 300 में से 30 क्वेश्चंस, तो 30 क्वेश्चंस में मतलब 99.9% पॉसिबिलिटी है। 1.1 पॉइंट जो पॉसिबिलिटी नहीं है वो वही अनसीन पैसेज की है। अनसीन पैसेज कब कहाँ से कौन सा नया आ जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। तो बाकी की चीज़ें आपको मिलेंगी। आपने 10 नरेशंस के सेंटेंसेस सॉल्व कर लिया तो कोई एक मिल जाएगा, 10 वॉइस सॉल्व कर लिया है तो कोई एक मिल जाएगा। इसी तरह से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने पर आपका पेपर, बोर्ड पेपर बहुत अच्छी तरह से सॉल्व हो जाएगा। और टाइम अलॉटेड होता है एग्जाम में 3 hours 15 minutes। ट्रस्ट मी, आप भरोसा करिए, अगर आप इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करते हो तो आप 2 घंटे से पहले आप पेपर को सॉल्व करके बैठे रहोगे क्लासरूम में। फिलहाल ये रहा क्वेश्चन को सॉल्व करना कैसे करना है, इसी को बोला जाता है स्मार्ट स्टडी। यही है स्मार्ट स्टडी। तो जैसे इंग्लिश में आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक उसी तरह से बाकी के सब्जेक्ट्स में भी आप अप्लाई कर सकते हो। यही अनसॉल्व्ड पेपर खरीद करके आप मैथ्स में, ऐसे ही अनसॉल्व्ड पेपर को खरीद करके आप साइंस में, सोशल स्टडीज़ में, हिंदी में, बाकी के सारे सब्जेक्ट्स में आप इसको, जैसे इंग्लिश प्रिपेयर करना है ठीक उसी तरह से बाकी सब्जेक्ट्स को भी आपको प्रिपेयर करना है, और ऐसे आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। दिस इज द स्मार्ट स्टडी। यही है स्मार्ट स्टडी टू गेन हाईएस्ट मार्क्स इन आवर एग्जाम्स। याद रखो बेटा, टॉपर्स डोंट डू एनीथिंग डिफरेंट बट दे डू द सेम थिंग डिफरेंटली। वो कुछ अलग से नहीं करते हैं बल्कि वो उसी चीज़ को अलग तरीके से करते हैं। दैट्स वाई दे गेन हाईएस्ट मार्क्स इन द एग्जामिनेशंस। तो अगर आप इन सारे बातों को फॉलो करो तो आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। दूसरा पॉइंट ये है हाउ टू। पॉइंट 1 था स्मार्ट स्टडी, पॉइंट 2 है हाउ टू राइट
हाउ टू राइट आंसर शीट, हाउ टू राइट आंसर शीट। पॉइंट 2 है हाउ टू राइट आंसर शीट। आप आंसर शीट को कैसे लिखें कि आपके अच्छे से अच्छे नंबर आए। आंसर शीट तो देखो, सबसे पहली बात तो हैंड राइटिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, हैंड राइटिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। हैंड राइटिंग अगर आपका इम्प्रूव्ड है तो ठीक है, और नहीं इम्प्रूव्ड है तो आप उसे इम्प्रूव करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आप लिखिए। और अनसॉल्व पेपर आप जब सॉल्व करोगे तो लिखने का ही तो काम करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लिख करके आप अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हो। इससे भी आपको समझ में नहीं आ रहा कि हम कैसे हैंड राइटिंग इम्प्रूव करें, तो मैंने हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट का भी एक वीडियो अपलोड किया है, उसे देख करके आप अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आंसर शीट लिखते समय कई सारे लोगों को ये मालूम होता है कि हम डायरेक्ट क्या करें, हम सीधे क्या करें, आंसर लिखें, क्वेश्चन को न लिखें। ये बेटा गलत चीज़ है। डायरेक्ट आंसर कभी नहीं लिखना चाहिए। आप अपने क्वेश्चन पेपर से जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने जा रहे हो, सबसे पहले क्वेश्चन को आप नोट डाउन करिए और उसी के बाद में आपको आंसर्स लिखना चाहिए। विदाउट क्वेश्चन को लिखे आंसर कभी मत लिखना। लिखोगे तो ये पुअर इंप्रेशन डालेगा और पुअर इंप्रेशन में आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा नहीं डिडक्ट होगा। मान लीजिए अगर पर सब्जेक्ट से आपके 4 और 5 मार्क्स डिडक्ट हुए और 6 सब्जेक्ट्स आपको फेस करना है, तो आपके तो 30 चले गए ना, ओवरऑल 30 चले गए, और 30 में आप बहुत पीछे हो गए। तो हमेशा आंसर शीट लिखने के दौरान आप क्वेश्चन को लिखिए, उसके बाद फिर आप आंसर्स को लिखिए। आपका बोर्ड का जो आंसर शीट रहता है उसकी विड्थ ज़्यादा रहती है, लेंथ कम रहती है। तो आप एक तरफ स्केल से लाइन खींच लो, दूसरी तरफ भी स्केल्स की हेल्प से आप लाइन खींच लीजिए और इसी बॉक्स के अंदर आप लिखने की कोशिश करिए। दूसरी चीज़, हर पेज के ऊपर एक साइड में आप अपना रोल नंबर ऊपर ज़रूर लिख दीजिए, हर पेज पे, ऑन एवरी पेज। अगली बात, क्वेश्चंस फिर आंसर्स, हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। रोल नंबर आपने मेंशन कर दिया। ये जो क्वेश्चन और आंसर आप लिखोगे ये किसी अलग पेन से दिखा देना चाहिए ताकि एग्जामिनर को साफ साफ दिखता रहे कि आपने लिखा क्या है। दूसरी बात, क्वेश्चंस आंसर्स हमेशा एक सही ऑर्डर में ही सॉल्व करने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको पहले 3rd क्वेश्चन का जवाब पता है तो आपने 3rd लिख दिया, फिर 6 का पता है 6 आपने लिख दिया, ऐसे नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 फिर इसका आंसर, ऐसे सीरियल से करो ताकि चेक करने वाले को कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ तक कि ये भी दर्शा दो, जैसे कई क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन नंबर ये और ये, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो और है, क्वेश्चन नंबर 2 आपने लिखा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इसका आंसर आपने दर्शा दिया। 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का और अगर है, अथवा है, तो वो लिख दो, वो भी बेहतर रहेगा। या नहीं लिखना चाहते हो तो कोई ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं है। इस तरह से आप सीरियल क्वेश्चन को एक सीरियल से सॉल्व करिए। अगली बात जो है, अच्छा ये बातें बेटा हर सब्जेक्ट्स के लिए लागू हो रही हैं, चाहे वो साइंस हो, हिंदी हो, मैथ्स हो, SST हो, संस्कृत हो, कोई भी हो, सबके लिए ये बात लागू हो रही है। जो 3rd पॉइंट है वो हमें ध्यान में ये रखना है, प्रिपरेशन के दौरान हमें हमारे प्रोडक्टिव टाइम का इस्तेमाल करें। प्रोडक्टिव टाइम का मतलब वो समय होता है जिस समय आप पूरी तरह से फ्री होते हो। जैसे दिन में आपका प्रोडक्टिव समय वो होता है जब आप को नींद ना आ रही हो, जब आप पूरी तरह से फ्रेश हो, पढ़ाई करने तभी बैठिए, जब आपका माइंड एकदम पूरी तरह से फ्रेश हो। आज जनवरी में आपको स्कूल भी कम अटेंड ही करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप अपने घर पर बैठ करके पढ़िए, कोचिंग क्लासेस वगैरह को अटेंड करने के बाद। तो प्रोडक्टिव टाइम यानी कि आपका जो गुड टाइम है, 24 आवर्स में से जो आपका गुड टाइम है, इसमें आप पढ़ाई करें। ये नहीं कि अब पता चला कि आप 3 बजे भोर में उठ के पढ़ रहे हो, ठीक है, अगर आपको 3 बजे नींद नहीं आती है तो 3 बजे उठ करके पढ़ो, लेकिन 3 बजे की टाइमिंग ऐसी है कि उसमें आपको नींद आएगा ही आएगा, आप पढ़ नहीं पाओगे। नींद से लड़ करके नहीं पढ़ सकते हो, पूरी आप नींद लीजिए। पूरी नींद लेने के बाद में जब आपका बॉडी फ्रेश हो उस समय आप पढ़ाई लिखाई करें, ठीक है, अपने प्रोडक्टिव टाइम का यूज करिए। चौथा जो टाइमिंग है, चौथा जो पॉइंट है
वो ये है कि आप अपने सेल फोन से बेटा दूर रहो। सेल फोन से आपको दूरी बनानी पड़ेगी, मोबाइल फ़ोन से। मोबाइल फ़ोन एक तरफ रख करके, अलमीरा में रख करके या कहीं रख करके जब भी आप पढ़ने के लिए बैठिए तो आपके स्टडी टेबल पे मोबाइल फ़ोन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि आज के टाइम में हमें जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है वो होता है हमारा मोबाइल फ़ोन। जैसे ही बेल बजा, नोटिफिकेशन आया, आपने खोला और व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आया है, आपने उसे क्लिक किया, उस पर लिंक है, लिंक पर आपने क्लिक किया। जैसे ही लिंक पर आप क्लिक करते हो वैसे ही आप रील्स शॉर्ट्स से जुड़ जाते हो, और जब आप रील्स शॉर्ट्स की दुनिया में पहुंच गए तो वहां पर फिर आप 2 घंटे, 3 घंटे, 1 घंटे कब बिता दोगे पता नहीं चलेगा। तो ये चीज़ें रोज़ आपके साथ हो सकती हैं, इसलिए बेहतर यही होगा कि जो चीज़ हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है हम अपने आप को उससे दूर कर दें। क्यों? क्योंकि वो फ़ोन चलाने के लिए आपके पास में बहुत समय है, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए आपके पास में आज से 25 दिसंबर से आपके पास में केवल 56 डेज़ हैं। तो इसलिए अपने टाइम को सही से यूटिलाइज़ करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। सेल फ़ोन से आप डिस्टेंस बना करके रखें। 5वीं चीज़, जो भी चीज़ को पढ़िए उसको डिस्कस ज़रूर करिए अपने फ्रेंड्स के बीच में। ग्रुप स्टडी ज़रूर करिए। ग्रुप स्टडी अगर रोज़ नहीं हो सकता है तो एटलीस्ट वीक में 2 डेज़ या 3 डेज़ ग्रुप स्टडी ज़रूर करिए। अपने फ्रेंड्स को बुला करके घर पे बिठा लीजिए, या अगल बगल कुछ और 2-4 लड़के हों तो उनके साथ में ग्रुप बनाइए और ग्रुप बना करके हर पढ़ी हुई बातों पर डिस्कशन करिए, शेयर करिए। ग्रुप स्टडी से आपका नॉलेज बहुत ही अच्छा होगा। आप उससे पूछिए, वो आपसे पूछे, और पूछना क्या है? अनसॉल्व्ड पेपर के क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, इसका आंसर क्या होगा, एक दूसरे से आप डिस्कस करिए। 5th पॉइंट। और 6th पॉइंट ये है कि आप हेल्दी फूड बेटा लीजिए। हेल्दी फूड ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जब आप हेल्दी फूड लोगे तभी आपका ब्रेन अच्छे से काम करेगा और तभी आप पढ़ लिख पाओगे। हेल्दी फूड बट बैलेंस डाइट होना चाहिए। बैलेंस डाइट आपका होना चाहिए। फूड अच्छा हो, उसमें प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन सफिशिएंट मात्रा में हो। मार्केट की चीज़ों से ज़्यादा बचिए। अच्छा, ये सब करने के दौरान ऐसा नहीं है कि आप अपने खेल कूद से दूर हो जाएं। थोड़ा बहुत आप अपने रूटीन में खेल कूद को भी रखिए, क्योंकि वो क्या करेगा? आपके माइंड को फ्रेश करेगा। खेल कूद थोड़ा बहुत, टेलीविज़न से दूर, मोबाइल फ़ोन से दूरी। हाँ, मोबाइल फ़ोन अगर उससे आपका नॉलेज इन्हेंस हो रहा है, आप पढ़ाई लिखाई की चीज़ें देख रहे हो तो ठीक है। आप जब बुक स्टडी से आप दूर होइए, फिर 15 मिनट 10 मिनट के लिए फ़ोन देख लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 56 दिन, आप 56 डेज आप फ़ोन से दूर हो जाइए, वो तो आप कर ही नहीं पाओगे। उस पर मेरा बोलना ही बेकार है। एटलीस्ट दिन में, जब मैंने कहा ना प्रोडक्टिव टाइम, यानी खाली समय, पढ़ने वाले समय आप अपने फ़ोन से दूर रहिए। फिर जब पढ़ करके फ्री हो, आप अपने टेबल को छोड़ें, देख लो, चेक कर लो क्या आया, कैसे आया। लेकिन हाँ, ओनली फॉर 10 to 5 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। इससे ज़्यादा नहीं तो आपको वो डिस्ट्रैक्ट करेगा। हेल्दी फूड लीजिए, डिस्कशन करिए, सेल फोन से दूर रहिए, प्रोडक्टिव टाइम का आप अपने इस्तेमाल करिए। आंसर शीट को लिखना कैसे है वो बातों को मैंने आपको बताया, ठीक है। और मैथमेटिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें। SST के वगैरह के आंसर्स बहुत अच्छे ढंग से आप लिखें। SST में जैसे मान लीजिए आ गया कोई क्वेश्चन कि गांधी जी ने स्त्रियों की दशा को सुधारने के लिए क्या किया था, या समाज की दशा को सुधारने के लिए क्या किया था। व्हाट डिड गांधी डू टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ सोसाइटी, समाज की दशा को सुधारने के लिए क्या किया था। तो अब सीधे आप आंसर पे मत आ जाओ। आंसर देने का तरीका आपका थोड़ा सा अलग होना चाहिए। ये नहीं कि गांधी जी ने समाज की दशा को सुधारने के लिए ये किया था। सीधा जवाब दे दोगे, एक पेज का लिख दोगे, पेजिंग कर दोगे, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, या मिलेंगे भी तो डिडक्टेड मार्क्स मिलेंगे, कम मार्क्स मिलेंगे। जैसे गांधी जी ने समाज की दशा को सुधारने के लिए निम्नलिखित कार्य किया था। गांधी जी हैड डन द फॉलोइंग थिंग्स टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ सोसाइटी। फर्स्ट, पहला क्या किया था? वाइड स्प्रेड एजुकेशन, शिक्षा का प्रचार प्रसार कराया। अब इस पर आप 2 लाइन लिख दो, 3 लाइन लिख दो, हेडिंग्स बना करके, ठीक है।
अगली चीज़ क्या हो गया, अगली चीज़ उन्होंने मतलब रिमूव टचबिलिटी को रिमूव करने का प्रयास किया। तो टचबिलिटी को रिमूव करने के लिए क्या किया था, टचबिलिटी को रिमूव करने के लिए टचबिलिटी कम्युनिटी में जो आते थे वो थे हरिजन, चमार। तो चमार शब्द को कन्वर्ट करके उन्होंने क्या किया, हरिजन कहा। हरिजन मतलब ईश्वर के जन, यानी कि ये ईश्वर के जन है, इनका आप सम्मान करिए। तो ऐसे ऐसे करके आप देखोगे तीसरा पॉइंट आपका क्या हो गया, तब इनका आप सम्मान करिए। उस पर कुछ आप 1-2 लाइन लिख करके 2-3 लाइन लिख सकते हैं। तो मान लीजिए एग्जामिनर अगर नहीं भी इसको पढ़ता है, केवल ये पढ़ता है, 3 हेडिंग्स आपके पढ़ता है और 3 मार्क्स का है, तो 3 मार्क्स आपको पूरा दे देगा। लेकिन आप बस लिखे कि गांधी जी ने समाज की दशा को सुधारने के लिए अनेक कार्य किए थे, ऐसा लिखते हुए गांधी जी हैड डन ए लॉट ऑफ एक्शन टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ सोसाइटी, लिखते लिखते आप 1 पेज लिख गए। कौन पढ़ता है 1 पेज के आंसर्स, कोई नहीं पढ़ता है। पॉइंट्स देखेंगे, हाँ ठीक है, ये अच्छा है, ये लिखा गया है, तो इस पर आपको मार्क्स 3 पॉइंट्स हैं तो पूरे उस पर मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही लगभग सारे क्वेश्चंस पे। हिंदी का आप ऐसे लिखने चल रहे हो तो पता चला कि आ गया है ऐसे साइंस इज़ अ ब्लेसिंग और कर्स, विज्ञान वरदान है या श्राप। लिखने चल रहे हो कि विज्ञान वरदान है, तो सीधा विज्ञान वरदान है, इस पर आप ऐसे लिखना शुरू कर दिए। पता चला 6 नंबर का ऐसे था, 4 नंबर आप पा गए। क्यों? क्योंकि ऐसे लिखोगे तो जाहिर सी बात है कि 2 पेज से कम नहीं होगा और 2 पेज कोई पढ़ेगा नहीं, ये आपको एवरेज मार्क्स दे देगा। तो ऐसे में करना क्या है आपको, मैंने कहा ना कि टॉपर्स डू द सेम थिंग डिफरेंटली। टॉपर्स उसी चीज़ को बहुत अलग ढंग से करते हैं। तो साइंस इज़ अ ब्लेसिंग, विज्ञान वरदान है। अब देखो कुछ कोटेशंस के साथ में अगर आप स्टार्ट करो लिखना, जैसे फायर ब्रिगेड होता यदि राजा रावण घर बंदर जलाए स्वर्ण लंका जल जाती क्यों, फाउंटेन पेन होता यदि शकुंतला के कर में तो नखों से पाती लिखती क्यों, टेलीफोन होता यदि मथुरा से द्वारिका को तो कृष्ण के विरह में राधा बिलखती क्यों। अब देखो ये लाइन्स हमें विज्ञान की कमियां बता रही हैं कि रावण के पास फायर ब्रिगेड होता तो बंदर जलाए स्वर्ण लंका जल जाती क्यों। फायर ब्रिगेड होता तो मंगा लेता ना और बुझवा देता रावण, तुरंत बुझ जाती सोने की लंका। टेलीफोन होता मथुरा से द्वारिका को तो कृष्ण के विरह में राधा बिलखती क्यों। भाई जैसे आज का ज़माना है मोबाइल फ़ोन का, आजकल हम मतलब वॉइस कॉल तो छोड़ दीजिए, वीडियो कॉल कर रहे हैं, एहसास ही नहीं होता है दूरी का। 7 समुद्र पार अमेरिका में लोग बैठ करके यहाँ फेस टू फेस बात करते हैं, ऐसा लगता है जैसे घर पे बातें कर रहे हों। तो अगर उस ज़माने में रहा होता तो राधा क्यों बिलखती, बात कर लेती। फाउंटेन पेन होता यदि शकुंतला के कर में तो नखों से पाती नाखून से चिट्ठी क्यों लिखती। तो देखो ये लाइन्स हमें क्या बता रही हैं, विज्ञान की उपयोगिता। उस ज़माने में विज्ञान नहीं था या रहा होगा तो कहीं खोया हुआ था, लेकिन हमारी जनरेशन के लोगों ने इसे क्या किया, खोज करके निकाला और हम इससे लाभान्वित हो रहे हैं, हम इससे बेनिफिटेड हो रहे हैं। तो इन सब टॉपिक्स पर इस तरह से जब कोटेशंस बना करके आप लिखोगे बेटा तो आप निसंदेह अच्छे मार्क्स गेन करोगे। अनडाउटेडली ऑब्टेन यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। सो होप दैट यहाँ से आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा और आप अगर इन स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करते हो तो बहुत अच्छे मार्क्स आप गेन कर पाओगे। इन सभी चीज़ों में सबसे ज़रूरी चीज़, सारी ज़रूरी बात है हमारा अनसॉल्व्ड पेपर। अनसॉल्व्ड पेपर 10 पेपर्स ऑफ ईच सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट इज इक्वल टू 60 पेपर्स and suppose that every paper has 30 questions. 30 paper you will solve and 30 questions will be there in each paper, so therefore you will have to solve 1800 questions within 56 days. अगर 56 डेज में आप 1800 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो आई गारंटी यू विल गेट 95 प्लस, नॉट लेस देन दैट। इससे ज़्यादा या इतना आप जरूर पाओगे अगर आप 1800 क्वेश्चंस सॉल्व करते हो तो दैट्स द स्मार्ट स्टडी, यही है स्मार्ट स्टडी। एवरेज निकाल लीजिए, ये 1800 क्वेश्चंस
मल्टीप्लाइड बाई 56 डेज। 4 मार्च तक आपके एग्जाम चलेंगे, उस डेज के अकॉर्डिंग आप मल्टीप्लाई कर लीजिए कितने क्वेश्चन होंगे आपके, या 60 डेज ही मान लेते हैं तो 60 डेज यानी कि 300 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस पर डे। कांट यू सॉल्व 30 क्वेश्चंस पर डे? क्या आप 30 क्वेश्चन पर डे नहीं सॉल्व कर सकते हैं? वेरी इजीली यू कैन, बहुत आसानी से कर सकते हो अगर आप कंप्लीट डेडिकेशन के साथ में लगो तो ठीक है। अब इन चीज़ों को आप फॉलो करिए और अच्छे मार्क्स गेन करिए, और भाई अब चल करके पढ़ाई किया जाए। ओके, बाय बाय।